नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपना व्यू नीचे जरूर दिया करिएगा। आपका कोई सवाल हो, कोई मेरे लिए सुझाव हो, कोई आपके पास मोटिवेशन कोट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो उसे आप लोग नीचे लिख सकते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाने में इसरो भी जुटा। नए साल के पहले दिन इसरो का एक और अहम अभियान ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सपो उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और प्रक्षेपण के 21 मिनट बाद सैटेलाइट उपयुक्त कक्षा में स्थापित हुआ है। ब्लैक होल का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा भारत। अब आप लोग कहेंगे कि पहला देश कौन सा था, तो इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों और ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित कणों का आप देखते हैं कि अध्ययन किया था। और दूसरा भारत हो गया। क्या क्या हुआ पहली बार, तो अपने इतिहास में पहली बार इसरो ने किसी कैलेंडर वर्ष के पहले दिन एक अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया है। और एक पेलोड का निर्माण महिला इंजीनियरों ने किया और इसका निर्माण LVS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। और अंतरिक्ष एजेंसी अपने ईंधन सेल का परीक्षण करेगी। जब भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा तो यह तकनीक उसे बिजली देने का अद्भुत साबित होगी। और मिशन का जीवन काल 5 साल की होने की बात हो रही है। इसरो के अनुसार इस मिशन का जीवन काल करीब 5 साल होगा। यह खगोलीय स्रोतों के एक्स रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। और इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ ने कहा है कि आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2024 को PSLV का एक और सफल अभियान पूरा हुआ है। PSLV C-58 ने प्रमुख उपग्रह एक्सोसैट को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिंदु से PSLV के चौथे चरण की कक्षा सिमटकर निचली कक्षा में बदल जाएगी। और जहां PSLV का ऊपरी चरण पेलोड के साथ प्रयोग करेगा और उसमें थोड़ा समय लगेगा। सोमनाथ ने कहा कि उपग्रह को जिस कक्षा में स्थापित किया गया है इसका झुकाव 001 डिग्री है, जो बहुत उत्कृष्ट कक्षीय स्थितियों में से एक है। और दूसरी घोषणा यह है कि उपग्रह के सौर पैनल को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मिशन निदेशक जय कुमार M ने कहा कि मुझे PSLV की 60वीं उड़ान की सफलता पर बेहद खुशी है। जो चीज़ें इस मिशन को और दिलचस्प बनाती हैं और उनमें नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हमारे पास सिलिकॉन आधारित उच्च ऊर्जा वाली बैटरी रेडियो उपग्रह भी शामिल हैं। तो ये भी आप देखिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये आप देखिए छोड़ा गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ब्लैक होल की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है और जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता है, वे उसके अंदर समा जाते हैं। उसी को ब्लैक होल कहते हैं। और देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। और आप देखिए वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और तेलंगाना इसी से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें आप देखेंगे 58 सीटें हैं। और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अब S अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। सर्वसम्मत था अयोध्या पर फैसला लिखने वाले जज का नाम नहीं देने का निर्णय। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताई ऐतिहासिक फैसले पर जज का नाम न देने की वजह। अनुच्छेद 370 रद्द का फैसला बरकरार रखने की निर्णय संविधान के मुताबिक। CGI ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद सार्वजनिक संपत्ति लोगों को आलोचना या सराहना का अधिकार है। देखिए आप सभी जानते हैं कि 370 पर भी फैसला आ चुका है और राम मंदिर पर पहले ही भी आ चुका था।
और दोनों को सही माना जा रहा है जो फैसले आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखें 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। प्राण प्रतिष्ठा निबंधन के लिए पूजित अक्षत का वितरण प्रारंभ हुआ है। अयोध्या के कोतवाल मत गजेंद्र भगवान को अक्षत भेंट करने के साथ अभियान शुरू हुआ है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने किया है शुभारंभ। घर घर बांटे गए अक्षत। 15 जनवरी तक चलेगा ये अभियान। ये अयोध्या आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया ना। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी नेपाल से मिलते हैं जुलते हैं। इसकी राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री क्या है? राज्यपाल हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए ब्रिटेन में पढ़ने वाले छात्रों के साथ नहीं जा सकेंगे 100 जन। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में चीन के बाद सबसे अधिक संख्या में बढ़ते हैं भारतीय छात्र हमारे। भूकंप के झटकों से दहला जापान। सुनामी की चेतावनी। इशिकावा तट व मुख्य द्वीप हुंसू में 4 से अधिक की तीव्रता वाले 21 झटके लगे हैं। भूकंप के बाद 1 मीटर तक ऊंची लहर उठ रही है। 5 गुना तक बढ़ने की आशंका है। जापान देख लीजिए। जापान देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। टोक्यो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा। भूमि में कंपन की बात होती है उससे तो सामान्यतः उसी को भूकंप कह देते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं, जरूर पढ़ा करिएगा। ये मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड आतंकी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के अखबार ने कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल लगभग तय है। ये द गार्जियन के एक कॉलम में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत ने भाजपा को दी मजबूती। मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी कारण है। अब 2024 में आप देखिए हमारे देश में लोकसभा के चुनाव है। 543 सीटें। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र अगर 18 साल है तो आपकी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और आप देखेंगे कि 25 साल की उम्र है तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखें 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। और पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? सुकुमार सेन। ये आप देखें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा 33% ज्यादा है, रहें सतर्क। ये आप देखिए आज से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त की बिक्री। एसबीआई आप देखते हैं कि जो एसबीआई को अपने 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है ना। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और इसमें आप लोग खाता भी खुलवाते होंगे। तो पार्टियों को जो चंदा मिलता है ना उसी की बात हो रही लगभग। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाल वाटिका में प्रवेश उम्र 3 वर्ष से अधिक, पहली बार 6 वर्ष। केंद्र में ने स्कूलों में प्रवेश की उम्र सीमा को लेकर राज्यों को दिया सुझाव। मौजूदा समय में कई राज्यों में अलग अलग प्रवेश की उम्र सीमा से हो रही समस्या। कुछ राज्य अभी भी पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 5 से 5.5 वर्ष रखने को लेकर अड़े हैं और इसलिए प्रवेश की उम्र में समानता लाने पर जोर हो रहा है। मंत्रालय का मानना है कि राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र सीमा अलग अलग होना स्कूली शिक्षा की एक बड़ी विसंगति है और इससे नामांकन अनुपात की गणना में गड़बड़ी पैदा होती है। और साथ ही दूसरा बड़ा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जिनके अभिभावक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे में उम्र की सीमा एक समान न होने
सी उन्हें दाखिले में दिक्कत होती, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन में भी नुकसान होता है। भारत पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करेगा 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। अब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होगा, चौकन्ना रहना ही होगा। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। शहरी नियोजन पर जोर, 4 संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा, अर्बन प्लानरों की बढ़ सकेगी संख्या, विशिष्ट प्लानिंग में मिलेगी मदद। इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की मिलेगी सहायता। बिहार में अब पुलिस को 75 दिनों में पूरी करनी होगी सभी एफआईआर की जांच। अच्छी बात है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन लॉन्च किया गया, 261 दिनों का औसत समय लगता है अभी कांडों की जांच में। जो नए आपराधिक कानून आए हुए ना, उन्हें देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जो आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसी को। मनरेगा मजदूरी अब आधार आधारित प्रणाली के जरिए, मनरेगा के तहत वर्तमान में लगभग आप देखिए 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। और मनरेगा कब आया हुआ था इसके बारे में भी जान लीजिए। पहले इसे आप लोग नरेगा कहते थे, अब मनरेगा कहते हैं आप लोग। जो 2005 का एक्ट है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं, इसके तहत आप मनरेगा कार्ड बनता होगा, रोजगार मिलता है, उसी की बात कर रहा हूं। राजस्थान में इस सप्ताह डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। राहुल रसगोत्रा ने आईटीबीपी महानिदेशक का पदभार संभाला। भारतीय कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाए पाक, जेल की सजा पूरी करने वाले 184 भारतीय मछुआरों को रिहा करने को कहा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिरासत में मौजूद 12 कैदियों को राजनीतिक पहुंच प्रदान करें। और आप देखिए, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है भारत और पाकिस्तान ने 33वीं बार की है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान ने सोमवार को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ऐसे एक द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत हुआ है जो दोनों पक्षों के एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने से रोकता है। यह परंपरा करीब 3 दशकों से जारी है। समझौते में 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर हुए थे और 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। इसके तहत दोनों देश 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। दोनों देशों के बीच लगातार 33 बार आदान प्रदान हुआ है। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। क्वेश्चंस पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है और सिविल सर्विस में भी पूछेगा। बच्चे सबसे मूल्यवान सुरक्षित वातावरण के हकदार, हाईकोर्ट कह रहा है। गुमशुदा किशोरी के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, कहा जारी दिशा निर्देशों का पुलिस की ओर से नहीं किया गया पालन। ये आपकी राजनीति की खबरें हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। एक दूसरे पर आप देखते हैं खूब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। अयोध्या देख लीजिए। ये हृदय यंत्र और चिकित्सा तकनीक से समाज की सेहत सुधारने की तैयारी में आईआईटी संस्थान के चिकित्सा तकनीक स्कूल ने जगाई स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की नई आस। ये आप देखें, इसके साथ ही स्कूल का ध्यान ऐसे मेडिकल उपकरणों का विकास करना है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक प्रयोग हो। अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग से टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव पर कार्य किया जा रहा है। अच्छी पहले हैं। कम होगा बीमारियों का बोझ। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं पर भारी दबाव डाला और देश के ढांचागत सुविधाओं के मोर्चे पर अपनी कमियों का पता जिन पर कार्य किया गया है, अब इसके सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं और देश में अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर ऑक्सीजन की सुविधाओं तक का विस्तार बड़े पैमाने पर किया गया है। और इसके अलावा सरकार ने टीबी की बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी सफलता हासिल की है। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और सरकार गैर संचारी रोगों जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी जोर दे रही है। बड़े पैमाने पर आप देखिए वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। उम्मीद है कि इससे बीमारी की समय से पहचान कर उसकी रोकथाम की जा सकेगी और भारत गैर संचारी रोगों के विस्फोट की स्थिति को नियंत्रित करेगा। ये तकनीक के पंखों पर बढ़ रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र भी तकनीक और डिजिटलीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हेल्थ टेक सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग तक तकनीक का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोग स्वास्थ्य ढांचे को लेकर ज़्यादा सतर्क भी हुए। $5 अरब को पार कर जाएगा भारत का हेल्थ सेक्टर 2024 में। $50 अरब तक इसके पहुंचने जाने का अनुमान है अगले 10 साल में। 61.8 अरब था 2017 में हॉस्पिटल इंडस्ट्री का आकार। $132 अरब से अधिक इससे होने का अनुमान है इस वर्ष। $4 अरब का है बीमारियों की जांच से जुड़ा क्षेत्र। और 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत को विकसित देश बनाने के लिए 1.60 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए देश भर में। केंद्र सरकार 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% पर ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही सरकार का लक्ष्य देश को टीबी से मुक्त बनाना है। 1 लाख से अधिक हो गई है देश में MBBS सीटों की संख्या। $5 से $6 अरब था 2020 में स्वास्थ्य पर्यटन का आकार। $13 अरब के स्वास्थ्य पर्यटन की उम्मीद है 2026 तक। गैर संचारी रोगों पर अंकुश के लिए 75/25 पहल। 7.5 करोड़ ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को 75/25 पहल के तहत आप देखिए 2025 तक स्टैंडर्ड के केयर के दायरे में लाया जाएगा। और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा सस्ते स्वास्थ्य बीमा की तैयारी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक गठित करने पर विचार कर रही है जो सबको सस्ता स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए काम करेगा। अभी देश में आप देखिए करीब 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। आयुष्मान ने रचे जा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान। 50 करोड़ लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोले गए हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। 5.74 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य डाटा का आयुष्मान खाते में हो चुका दर्ज। 1.86 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जुड़े हैं। 1.18 लाख से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सों का हुआ है पंजीकरण। ये आदित्य L1 6 जनवरी को गंतव्य तक पहुंचने की तैयारी में है। जो आप देखते हैं सूर्य की खोज के लिए गया हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। यह गगनयान की तैयारी का साल भी है, ऐसा भी माना जा रहा है। बड़े तारों की गुत्थियों को सुलझाने में नए कीर्तिमान बनाएगा एक्सपोसैट जो अभी छोड़ा गया। गुजरात ने सूर्य नमस्कार का बनाया गिनीज विश्व रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा है। विदेश में 108 स्थलों पर आप देखिए 50,000 लोगों द्वारा एक साथ किए गए सूर्य नमस्कार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बीते साल 50 लाख पर्यटकों ने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आप देखते हैं अक्टूबर 2018 में PM मोदी ने इसका लोकार्पण किया था ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वृंदावन में खुला देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय। ये लोकार्पण समारोह में रक्षा मंत्री बोली योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में प्रदेश में सुरक्षा और गौरव का भाव है। योगी बोले पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे अब कह रहे हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। तंज कसा जा रहा है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जरूर पढ़ा करिएगा, एक सोच विकसित होती है आपकी यहाँ से। संवैधानिक संस्थाओं की साख का सवाल, और ये आप देखते हैं कि कपिल सिब्बल के साहब के द्वारा लिखा जा रहा है। काफ़ी अच्छे वकील माने जाते हैं। तो बीते दिनों नोएडा में एक दीक्षा समारोह के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा और इसकी पड़ताल अवश्य है।
उनका संकेत था कि विपक्षी दलों द्वारा संवैधानिक संस्थानों की प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही है। और आप देखेंगे उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की ओर था। उन्होंने संसद परिसर में उनकी नकल उतारी थी। किसी की नकल उतारने में आखिर क्या हर्ज है? इस सवाल पर मंथन करने से पहले इस प्रश्न पर विचार करते हुए देश में संवैधानिक संस्थानों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? हाल के दौर में राज्यपालों से जुड़े कई मामले चर्चित रहे हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य की विधानसभा का अंग होता है। जब राज्य की विधानसभा कोई विधेयक पारित कर उसे राज्यपाल के समक्ष विचार के लिए भेजती है, तब राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला, आप देखते हैं कि वह विकल्प विधेयक को मंजूरी प्रदान करे ताकि संबंधित विधेयक कानून बन जाए। दूसरा, यदि कानूनी स्तर पर उन्हें कोई खामी नजर आती है तो उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा विकल्प यह होता है कि वह अपनी टिप्पणी के साथ विधेयक वापस विधानसभा को भेज दे। यदि विधानसभा उसे पुनः पारित कर उन्हें दोबारा भेज दे, तब राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं रह जाता है। समय समय पर यह देखने में आया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल महीनों तक विधेयकों को लटकाए रखते हैं। और आप देखें, वे संवैधानिक मूल्यों से इतर केंद्र के ऐसे दूत के रूप में काम करते हैं जिनका परिणाम अक्सर राज्य के हितों के विपरीत निकलता है। पिछले कुछ समय में तमिलनाडु देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, केरल, पंजाब और राज्यपालों और दिल्ली के उपराज्यपाल की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा उन्हें राज्यों में दिखता है वहां जहां विपक्षी दल सत्ता में है। कभी आपने उत्तर प्रदेश का विरोध नहीं सुना होगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी चल रही है। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आप लोग पश्चिम बंगाल सुनते हैं, आप लोग पंजाब में सुनते हैं, केरल में सुनते हैं। और आप देखिए, कई मामलों में राज्यपाल राज्य की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में हैरानी होती है कि राज्यपाल जैसी संस्था को आखिर कौन बदनाम कर रहा है? केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा चुनाव आयोग जैसी संस्था को अभी अवमूल्यन किया जा रहा है। हाल के समय में चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की पूर्ति करता नहीं दिखता और चुनावी प्रक्रिया के दौरान सत्तारूढ़ दल के किसी नेता पर शायद ही कोई कार्रवाई की जाती हो, जबकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है। कम से कम 2014 के बाद यह सिलसिला और तेज हुआ है। ऐसे में विचार किया जाए कि आखिर संस्थानों की प्रतिष्ठा को कौन धूमिल कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं से इतर अन्य संस्थाओं की आभा भी कमजोर पड़ रही है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से लेकर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को तो निशाना बनाने में लगी हैं, जबकि बाला बदलकर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर विराम लगा दिया जाता है। इन संस्थानों की साख को तार तार कौन कर रहा है? जहां तक उपराष्ट्रपति द्वारा मिमिक्री का मुद्दा उठाने की बात है तो मैं यह स्मरण करा सकता हूं कि कई बार भाजपा नेता ही ऐसा कर चुके हैं। जहां तक उनके द्वारा लोकसभा में ऐसा किया गया, मुझे यह भी याद है कि कई बार दूसरों ने लोकसभा अध्यक्ष की भी नकल उतारी। मैं मिमिक्री के मामले के गुण दोषों की चर्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन इसमें जातीय अस्मिता का कोण जोड़ने का कोई तुक नहीं था, जिसके प्रयास सभापति महोदय ने किए हैं। इसी जातीय दृष्टि से तूल देना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति महोदय एक जाने माने अधिवक्ता भी है और मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि संसद के पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। सहकारी आयोग ने तो यहां तक सुझाया था कि ऐसे पदों पर गैर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इस संस्था के स्तर पर 2014 के बाद से पराभव की स्थिति दिखी है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें स्कूली छात्रों की तरह डांटा फटकारा जा रहा है। ऐसे ही दर्शाया जा रहा है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना केवल विपक्ष की जिम्मेदारी है, जबकि इसका मूल दायित्व तो सत्ता पक्ष का है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सदस्यों का जिस प्रकार निलंबन किया गया है वह भारत के संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। निलंबन की कड़ियां संसद की सुरक्षा और में सेंध के सवाल से जुड़ी हुई है। संसद की सुरक्षा में सेंध हमारे प्रतिनिधियों के जीवन के लिए खतरा तक हो सकती थी और मेरा मानना है कि यह विपक्ष का दायित्व था कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करें। ऐसा ना करना संसद सदस्य के रूप में उनके दायित्वों से विमुख होना होता। वास्तव में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को स्वैच्छिक रूप से इस मामले में आकर बयान देना चाहिए था और विपक्ष को तो इसके लिए मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ऐसा न करके उल्टे विपक्ष के सवालों की इस प्रकार अनदेखी कर सरकार ने यह दर्शाया है कि संसद के प्रति उसके सम्मान का स्तर क्या है। सरकार के ऐसे आप देखते हैं कि रवैये से ही विपक्षी दलों को प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसकी परिणति अंततः उनके निलंबन के रूप में हुई। ऐसी स्थिति में मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि संस्थानों की छवि धूमिल करने का जिम्मेदार कौन है? अब चूंकि हम इन सभी बातों
को पीछे छोड़कर नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो न केवल विपक्ष बल्कि सरकार में बैठे लोगों को भी यह विचार करना चाहिए कि नव वर्ष में हम संसद को उन मूल्यों के अनुरूप संचालित करने के लिए प्रयास करना होगा जिसके आधार पर इस संस्थान की स्थापना हुई थी। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा के सभापति महोदय अपनी भूमिका उत्तरदायित्व से भलीभूत अवगत होने के साथ ही उनसे भी परिचित होंगे जो मौजूदा गतिरोध और गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं। लेखक राज्यसभा सदस्य भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कपिल सिब्बल, इनके द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल। इस तरह के आर्टिकलों को पढ़ा करिएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है अयोध्या। वामपंथी और कुछ विदेशी देश को उत्तर दक्षिण के नाम पर लड़ाने में सफल नहीं हो सके हैं, तो एक कारण प्रभु श्री राम भी है। ये आप देखिए, सदियों के संघर्ष और असंख्य बलिदान के बाद अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का सपना साकार हो रहा है। इस देश में अगर किसी को सफलता मिलती है तो कहा जाता है कि उस पर श्री राम की कृपा है। प्रभु श्री राम इस देश के कड़ और घट घट में विराजमान है। वामपंथी और कुछ विदेशी लेखक देश को उत्तर दक्षिण अनार्य द्रविड़ के नाम पर आपस में लड़ाने में अगर सफल नहीं हो सके तो एक कारण प्रभु श्री राम भी है। 1986 में अयोध्या में विवादित ढांचे पर जब ताला खुला तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव, यानी कि तीनों के नाम में राम थे। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर इस राष्ट्र के आराध्य देव हैं और इन्हें प्रांत, भाषा, संप्रदाय, राजनीतिक प्रतिबद्धता, दलों के दायरे से ऊपर उठकर देखा जाता है। बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं ने भारतीयता के आराध्य देव भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था और इस जगह को मुक्त कराने के लिए हिंदू सदियों से संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में संघर्ष को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की चर्चा जब भी होती है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का नाम लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने यह मुद्दा उठाया। तथ्यों पर ध्यान दें तो यह सही साबित नहीं होता है। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जिसमें कहा गया कि तलाकशुदा साहिबानों को जो गुजारा भत्ता दिया जाए। इस फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे। मुस्लिम वोट के लालच में कांग्रेस ने संसद में कानून बनाकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया। कांग्रेस का तुष्टीकरण के आरोप लगे। इस बीच अयोध्या में जन्मभूमि पर 37 वर्ष पूर्व लगे ताले को खोलने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। हिंदू वोट के लालच में कांग्रेस और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार को इसका श्रेय दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तब कुल 425 सीटों में से कांग्रेस ने 1980 में 309 तथा 1985 में 269 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। पर ताला खुलने के बाद 1989 में वह मात्र 94 सीटें ही जीत पाई। बोफोर्स घोटाले के आरोप के कारण कांग्रेस की हार हुई। उसे लगा कि मुस्लिम नाराज हो गए, अतः उसकी हार हो गई। पराजय की इस खींच में उसे मंदिर के विरोध के रास्ते पर धकेल दिया। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त किया। ढांचा गिरने के कारण उस समय के उत्तर प्रदेश से सत्तारूढ़ कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। अयोध्या अगर आप देखेंगे, अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो उपयुक्त राज्यों में 1993 में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में ढांचा गिरने के पहले 1991 में विधानसभा में भाजपा को 221 सीटें मिली थी, पर 1993 में ये घटकर 177 रह गई। मध्य प्रदेश में 90 में भाजपा को तब विधानसभा की कुल 320 सीटें में से 220 सीटों पर सफलता मिली थी और 1993 में सीटें घटकर 117 हो गई थी। हिमाचल में उलटफेर की राजनीति चलती है, पर वहाँ भी उलटफेर आश्चर्यजनक था। 1980 में 68 सीटों वाली भी हिमाचल विधानसभा में 46 सीटें जीतकर भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पर ढांचा गिरने के बाद 1993 के चुनाव में उसे मात्र 8 सीटें मिली थी। केवल राजस्थान में उसकी सीटों की संख्या 85 से बढ़कर 95 हो गई थी, पर 199 सीटों वाली विधानसभा में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था उस समय। इस पराजय के बाद भाजपा को इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए था, पर यह राष्ट्रीय शौक का विस्तार था, उसने इसे नहीं छोड़ा। राष्ट्र विरोधी ताकतें किस किस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं। 1992 के बाद देखने को मिला कि श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास अनुसूचित जाति से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने किया। फिर भी राष्ट्रीय स्वाभिमान विरोधी ताकतों ने विवादित ढांचे गिरने पर यह दुष्प्रचार शुरू किया कि ये आरएसएस वाले हैं और इनकी शाखा में संस्कृत में आदेश दिया जाता है। अनुसूचित जाति को पहले भी मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और आगे भी नहीं दिया जाएगा। इस देश पर संस्कृत थोप देंगे। संस्कृत में ही वेद लिखे गए हैं। वेदों को पढ़ने की बात तो छोड़ो, वेद सुनने पर भी शूद्रों के कान में गर्म शीशा घोल कर डाला जाता था।
इसके अतिरिक्त हिंदुओं को हीन साबित करने के लिए यह भी कहा गया कि तुर्क आए हिंदू हार गया, मुगल आए हिंदू हार गया, अंग्रेज आए हिंदू हार गया। इस दुष्प्रचार के बावजूद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जारी रहा और 6 दिसंबर 1992 को एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। अगर अयोध्या राजनीति की बात होती तो भाजपा को केंद्र और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। यह ध्यान रहे कि भाजपा को केंद्र में 2014 में, उत्तर प्रदेश में 1991 के बाद 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला है और उस समय तक ना तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय फैसला आया था, न ही वहाँ भव्य मंदिर बन रहा था। इसके बावजूद भारत ने अयोध्या मुद्दा छोड़ा नहीं, क्योंकि वह उसे राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा मानती रही है। लिहाजा अयोध्या को राजनीतिक चश्मे से न देखें, बल्कि दलों के दल से ऊपर उठकर श्री राम जन्म स्थान मंदिर का स्वागत करें। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, इनका नाम है हरेंद्र प्रताप, इनके द्वारा ये लिखा जा रहा है। देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और हिंदू संगठन है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है और जो बीजेपी इसका सहयोगी भी माना जाता है। इसे 27 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। महाराष्ट्र नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मनोबल के धनी व्यक्ति विशिष्ट कार्य में सफल होकर ही रहते हैं। मन की चंचलता से मनोबल कमजोर हो जाता है, लेकिन मजबूत मनोबल के कारण हम बड़े बड़े कष्ट बिना परेशानी के सहन कर लेते हैं। मन की मजबूती, स्थिरता, संतुलन और अपनी शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर बढ़ते रहने की दृढ़ता का यदि समुचित विकास किया जाए तो अंत में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसरो से सीखें और इससे सुखद और कुछ नहीं कि नए वर्ष का शुभारंभ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की एक और उपलब्धि से हुआ है। इसरो ने ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष के अन्य रहस्यों के अध्ययन के लिए एक्सो उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने में आप देखते हैं सफलता हासिल की है। यह अपनी तरह का पहला उपग्रह है। इसरो की सफलता भारत को गौरवान्वित करने वाला है। बीते वर्ष इसरो ने अपने चंद्र अभियान के तीसरे चरण के तहत चंद्रयान को चंद्रमा की दक्षिणी छोर पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की थी वह एक तरह से अंतरिक्ष में हमारी विश्व विजयी थी, क्योंकि भारत इस स्थल पर अपने यान को सफलतापूर्वक ले जाने वाला पहला देश था और इसने पूरे विश्व को चमत्कृत किया था। और इसरो से ही एक और इतिहास रचने के निकट है, क्योंकि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया अंतरिक्ष यान आदित्य L1 इसी सप्ताह गंतव्य तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? गंतव्य तक पहुंच जाएगा। और इसरो प्रमुख ने हाल ही में अन्य आगामी अभियानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह वर्ष जहां गगनयान अभियान की तैयारियों का होगा, वहीं 50 से अधिक अंतरिक्ष अभियानों को शुरू करने का भी होगा। और आप देखेंगे इसरो ने अपनी उत्कृष्टता से विश्व में अपनी छाप छोड़ने के साथ देश को प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। इसरो की क्षमता का लोहा आप देखें पूरी दुनिया मान रही है। यह सही समय है कि विज्ञान, तकनीक और शोध से जुड़े हमारे अन्य संस्थान भी इसरो जैसी क्षमता हासिल करने के लिए संकल्पित हों। इस क्रम में वे यह भी ध्यान रखें कि इसरो ने स्वयं के बलबूते महारत हासिल की है और इसरो सरीकी महारत अन्य संस्थाओं और विशेष रूप से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जैसे अन्य संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर हासिल करनी चाहिए, जिन पर उन्नत आयुध सामग्री बनाने की जिम्मेदारी है। और यह सही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के रूप में हल्का लड़ाकू विमान बनाने में सफलता प्राप्त की है और कई देशों ने उसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है, लेकिन इस विमान में के कई उपकरण आयात करने पड़ रहे हैं हमें। एक तथ्य भी है कि रक्षा सामग्री के निर्यात में वृद्धि होने के बाद भी भारत को बड़े पैमाने पर युद्धक उपकरणों का आयात करना पड़ता है और युद्धक सामग्री के मामले में भारत को जितनी जल्दी संभव हो आत्मनिर्भर बनना होगा। और आत्मनिर्भर और उत्कृष्ट बनने की चुनौती केवल विज्ञान और तकनीक से जुड़ी संस्थानों के समक्ष ही नहीं है। इस चुनौती को उन सभी संस्थाओं को स्वीकार करना होगा जो नागरिक जीवन को सुगम और सक्षम बनाने के लिए कार्य करती हैं। और आप देखिए, सरकारी संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं और उद्योग जगत को भी इसरो से सीख लेते हुए यह चुनौती स्वीकार करनी होगी, क्योंकि इससे ही उनके उत्पादों और उनकी ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाएं विश्व स्तरीय बन सकती हैं। जब ऐसा होगा तभी विश्व में उनकी धाक जमेगी और तेजी के साथ आप देखिए आगे बढ़ेंगे। ये हादसे से के सबक, ये हिमाचल प्रदेश की बर्फीली सड़कों पर सड़क दुर्घटनाएं होना अब आम बात है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन चालकों का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। तो उन्हीं की बात हो रही है। एक कब दूर होगी दहेज की समस्या?
देश में दहेज कुप्रथा के खिलाफ कड़े कानून होने के बावजूद महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली से दहेज के लिए 8 माह की गर्भवती आकांक्षा को प्रताड़ित करने हत्या कर देने की खबर सामने आई। आकांक्षा के परिजनों का आरोप है कि बेटी के विवाह में उन्होंने करीब 16 लाख रुपए खर्च किए थे। इसमें 10 लाख रुपए नकद दिए गए थे। इसके बावजूद पति एवं ससुराल वाले उनकी बेटी को मायके से और रुपए लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2022 में देश में कुल अब देखिए 58,24,946 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और जिनमें से 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ हुए हैं अपराध। यही नहीं, देश में 2017 से 2021 के बीच दहेज के लिए 35,493 हत्याएं हुई हैं। इस दौरान प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसमें दहेज लेने देने और उसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर पति और उसके रिश्तेदारों को 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि किसी महिला के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो जाता था, तो उसके पति और आरोपित रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देखा जाए तो स्त्री का त्याग पुरुष की अपेक्षा प्रत्येक दृष्टि से अधिक है। वह अपना घर परिवार शहर रिश्ते नाते सभी छोड़कर विवाह कर पति के घर आती है और उसके घर को अपने त्याग तपस्या और समर्पण भाव से संभालती है। स्वयं पीड़ा सहकर पति के वंश को आगे भी बढ़ाती है और उसके परिवार को जोड़कर रखती है। लेकिन ससुराल में वह जिस प्रेम और सम्मान की हकदार होती है वह उसे तामुल नहीं मिलता है। यह चिंताजनक स्थिति ऐसे में बेलगाम होती। इस दहेज को प्रथा पर जल्द से जल्द लगाम लगानी होगी और समाज में इसे बढ़ावा देने वालों को अपना सोच बदलना होगा। पिता को लड़की के लिए पैसों वाला घर या लड़का सरकारी नौकरी वाला ही होना चाहिए, इस मानसिकता को भी बदलना होगा और इसके बजाय उन्हें अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से सबल और स्वावलंबी बनाने पर पैसा खर्च करना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर रहें और अपने सभी निर्णय लेने में सक्षम हो। वहीं लड़कों को भी दहेज ना लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है, तभी दहेज मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। यहाँ भी टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं। उग्रवाद मुक्ति की राह पर बढ़ता पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक उग्रवाद और विप्लव मुक्ति पूर्वोत्तर भारत का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के अलगाववादी आंदोलन चलाने वाले उग्रवादी संगठनों से सरकार बहुस्तरीय रणनीति के साथ निपट रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार उल्फा और UNLF जैसे उग्रवादी संगठनों से निपटने के माध्यम से यह संदेश भी देना चाहती है कि पूर्वोत्तर भारत की शांति सुरक्षा स्थिरता उसकी प्राथमिकता है। ये आप देखिए, उग्रवाद की अगर हम बात करें, उग्रवाद होता क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। चरमवाद, चरमपंथ या फिर उग्रवाद का किसी को परिसीमा तक, चरम तक ले जाना और चरम होने की गुणवत्ता या अवस्था चरम उपायों विचारों की वकालत भी करता है। उग्रवाद का आशय से भी निकाला जाता है कि राजनीतिक वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा या कट्टरपंथी साधनों का उपयोग करना। कई समझौता हुए, जैसे आप देखिए बोडो पीस एकॉर्ड 2020 में पिछले लगभग 50 वर्षों से चल आ रहे बोडो अलगाववादी आंदोलन के मुद्दे को समाधान के लिए 27 जनवरी 2020 को बोडो पीस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए थे। कारवी अलगाववाद, ये सब आप लोग देखेंगे। ये आंतरिक सुरक्षा में भी आप लोग पढ़ते हैं। असम में उग्रवाद और उल्फा का इतिहास। असम में आप देखिए उग्रवादी हिंसा का शुरुआत 1979 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के गठन के साथ हुई थी। उल्फा ने भारत सरकार को उपनिवेशवादी सरकार कहा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ और संप्रभु स्वतंत्र और समाजवादी असम के निर्माण के लक्ष्य के साथ 7 अप्रैल 1979 में कुछ 6 चरमपंथी उग्रवादी युवाओं ने असम के शिवनागर जिले में उल्फा का संगठन किया और इन उग्रवादियों का मानना था कि भारत सरकार असम की समृद्ध चाय, तेल, वन और खनिज संसाधनों आदि का दोहन करना चाहती है और असम के स्थानीय लोगों के हित में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इस विद्रोही मानसिकता के लोगों ने बांग्लादेश निर्माण की घटना के बाद आए और अवैध प्रवासियों की असमी संस्कृति, भाषा, संसाधन और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा समझा और यहीं से असम में विप्लवकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। उल्फा के नेतृत्व में विप्लवकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला और पिछली सदी के 9वीं दशक में इसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। उल्फा ने हिंसक गतिविधियों को सक्रिय रूप से नेतृत्व प्रदान किया।
उल्फा के विद्रोहियों ने चाय बागानों के स्वामियों और कारोबारियों की हत्या व अपहरण करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में फंड मिल सके और वे हथियार खरीद सकें और अपने कैडरों को प्रशिक्षण के लिए म्यांमार भेज सकें। उल्फा ने पाकिस्तानी आईएसआई, अफगान मुजाहिदीन लिट्टे, बांग्लादेश चरमपंथी संगठनों के साथ संपर्क स्थापित किया, भारतीय सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया। सरकार ने इनके खिलाफ ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो भी चलाया। बस 1990 में उसे अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित भी किया था। 2010 में उल्फा को 2 भागों में बंट गया था। इसके एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा ने किया, जो सरकार से बातचीत के पक्ष में वाला गुट था। वहीं दूसरे गुट को उल्फा इंडिपेंडेंट के नाम से जाना गया, जिसे परेश बरुआ ने नेतृत्व प्रदान किया था, जो सरकार से वार्ता का पक्षकार नहीं था। इस गुट को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चीनी समर्थन भी मिला हुआ था। बस ही वहीं खरी खरी तंज कसा जाता है। बांग्लादेश के आम चुनाव में भी मोदी शाह की बात हो रही। नववर्ष में अयोध्या और रामराज भारत में सुशासन का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के निर्माण के साथ उस दिशा में कदम बढ़ते दिख रहे हैं। ये अप्रैल दिसंबर के दौरान 12% बड़ा जीएसटी संग्रह 2017 में आया था। जीएसटी कर लगा था ना। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीने में 14.94 लाख करोड़ रुपये रहा कुल राजस्व संग्रह। 1.64 लाख करोड़ रुपये रहा संग्रह दिसंबर 2023 में। 1.49 लाख करोड़ रुपये था जीएसटी संग्रह दिसंबर 2020 में। और 8.18 करोड़ आरटीआई भरे गए चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान। दिसंबर में बिजली की खपत 2.3% घटकर 119.07 अरब यूनिट रही है। पिछले वर्ष 41.08 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई एक वर्ष बढ़ाई गई है। 2000 रुपये के 97.38% नोट वापस आए। आरबीआई कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 34,000 करोड़ की सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी मार्च को होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा। रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश को 37% घटा दिया है। बिना दावे वाले खाता धारकों की पहचान के लिए चलाया विशेष अभियान, आरबीआई कह रहा है। पैकेटबंद उत्पादों का निर्माण तिथि प्रति इकाई मूल्य लिखना अनिवार्य होगा। 2024 के पहले दिन बाजारों में रही मामूली बढ़त। कर्ज वसूली तंत्र से नाखुश दिखी वित्त मंत्री हमारी। ये आप देखते हैं कि वाहनों चालकों की हड़ताल से जो ड्राइवरों को 10 साल की सजा, 7 लाख लोकप्रिय इस तरह का आया हुआ है ना। पहले आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत आरोपित को केवल 2 साल तक की जेल हो सकती थी। नए कानून में इसे बढ़ा दिया गया है, तो उसी को लेकर हड़ताल चल रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। वहाँ आप देखें, मध्य गाजा में इजराइल के बड़े हमले, लाल सागर में पहुंचा ईरानी युद्धपोत। इजराइल और हमास के बीच चल रहा है ना। यहाँ आप देखिए, ये ऊपर भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र यूनुस को 6 साल की सजा हुई। श्रम कानून के उल्लंघन में दोषी करार, 25,000 टका जुर्माना भी। 2006 में गरीबी उन्मूलन अभियान चलाने के लिए मिला था सम्मान। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप देखिए 1901 से शुरू हुए थे, और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 1969 में पहली बार दिया गया था। नैतिक आधार पर रद्द हुआ है इमरान खान का नामांकन पत्र, निर्वाचन आयोग कह रहा है। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज राजनेताओं के आजीवन अयोग्यता मामले पर करेगा सुनवाई। ये ब्रिटिश सेना की अधिकारी पोलर प्रीति ने एकल स्क्रीनिंग में बनाया कीर्तिमान। पहले 2 कीर्तिमान बना चुकी हैं। हरप्रीत ने 31 दिन में पूरा किया नया अभियान। पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से है, आप देखेंगे, अफगानिस्तान। विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है, रिपोर्ट में कहा गया है। चीन उत्तर कोरिया ने 2024 को मैत्री वर्ष घोषित किया है। ये आपका खेल का क्षेत्र है।
इसे भी देख लिया करिएगा। ए वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे से भी संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं। 8 वर्षों बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लौटी ओलंपिक दीपा कर्माकर। ओसाका की मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी हुई है। खेल मंत्रालय की निलंबन तदर्थ समिति को नहीं मानते। ये संजय कह रहे हैं भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे ना, उसके बाद इनके बुरे दिन 2 ही दिन बाद शुरू हो गए थे। देश के सबसे कम उम्र के आईजी बने अरुण मोहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 40 वर्षीय आईजी जोशी सहित अन्य अधिकारियों को प्रदान किया है। और इससे पूर्व 2004 के आईपीएस गौरव राजपूत वर्ष 2022 में 41 साल की उम्र में बने थे आईजी। एक हेक्टेयर क्षेत्र में खिलेगा विलक्षण पुष्पों वाली 50 ये आर्किड प्रजातियां। ये आप देखिए 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें दर्ज की गई हैं। कुल शिकायतों में लगभग 55% उत्तर प्रदेश से। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 2022 की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की 3,864 शिकायतें दर्ज की गई हैं। देखिए महिलाओं के अधिकारों के लिए आप देखते हैं कि आयोग बनाया गया ना, महिला आयोग, उसी की बात हो रही है। इसके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो चांद के करीब आप देखिए पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था सोवियत संघ का लूना 1। 1959 में आज ही सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 1 लॉन्च किया था। यह पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचकर चंद्रमा के नज़दीक लगभग 6000 किलोमीटर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। मार्गदर्शन प्रणाली की त्रुटि के कारण चंद्र की सतह को छूने के अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई डागुएरे ने ली थी चंद्रमा की पहली तस्वीर। 1839 में आज ही फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई ने चंद्रमा की पहली तस्वीर ली थी। हालांकि इसी वर्ष मार्च में उनकी प्रयोगशाला में आग लगने की वजह से यह जलकर नष्ट हो गई थी। अब चांद की पहली फोटो के तौर पर 1851 में जॉन बेफल द्वारा ली गई तस्वीर उपलब्ध है। 5 महाद्वीपों के समुद्री चैनलों को पार करने वाली पहली महिला है बुला। तैराक बुला चौधरी का जन्म 1970 में आज ही बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। 2 साल की उम्र में ही उन्होंने तैराकी सीखनी शुरू कर दी थी। 9 साल की उम्र में आप देखिए अपनी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण जीतकर अपनी आयु वर्ग में दबदबा बनाया। 2005 में 5 महाद्वीपों के समुद्री चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। बुला के नाम इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। 1900 आप देखिए 90 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। 2006 से 2011 तक वो बंगाल में विधायक भी रही हैं। तो अब एआई की चोरी नहीं कर पाएगा कंटेंट। शोधकर्ताओं ने तैयार किया भ्रम पैदा करने वाला सॉफ्टवेयर। पेंटिंग व कृतियों की नकल होने से बचाएगा। इसमें आग के बैरल लेकर चलते हैं लोग। उत्तरी इंग्लैंड के आलेडेल में वार्षिक आलेडेल टार बैरल महोत्सव के दौरान आप देखेंगे सिगरेट की लत छोड़ने में साइटिसिन बेहद कारगर है, शोध कह रहा है। प्लेसीबी यानी कि आप देखेंगे नकली सिगरेट का प्रयोग करते हैं इसमें। साल की विदाई पर सूर्य से उगली सबसे बड़ी ज्वाला। रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव कीट मक्खी को नहीं भा रही है लौकी। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में हर तापमान पर 600 मेलन फ्रूट फ्लाई पर अध्ययन। सब्जियों में करती प्रजनन लेकिन 1 सप्ताह बाद इंसान की उपभोग के लायक नहीं रहती सब्जी। रिकॉर्ड के लिए 126 घंटे तक गाती रही महिला। एक गाना अकारा की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।